हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में नियोजित शिक्षकों के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कही है कि सबसे अच्छी बात है कि जो विषय सरकार से संबंधित है वो आप सरकार से पूछिए। हमें तो शिक्षकों के लिए 1,70,000 पदों पर बहाली के लिए अधियाचना प्राप्त हुई है और उसी के आलोक में हम इस पर कार्य कर रहे हैं। इसमें नियोजित शिक्षकों का पद है, नहीं है, उनका क्या है, क्या होगा, उनके बारे में इसमें क्या किया जाएगा, इन सब जो ये सभी जो बातें हैं वो आपको सरकार से पूछनी चाहिए, वो सरकार बताएगी। हमें तो बस ये बहाली करनी है। इस तरह से जो बीपीएससी के चेयरमैन ने ये बातें संवाददाताओं के बीच में रखी हैं, उससे कहीं ना कहीं जो नियोजित शिक्षक संबंधी जो गेंद है वो गेंद सरकार के पाले में उन्होंने डाल दी है। अब बीपीएससी पूरी तरह से इसको लेकर के अपना पल्ला झाड़ चुकी है नियोजित शिक्षकों के संबंध में। अब जिस तरह से नियोजित शिक्षक आज सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं और अपनी मांगों के लिए वो निरंतर सभी से कंसल्ट कर रहे हैं, चाहे विधायक हो, चाहे किसी भी तरह के जनप्रतिनिधि हो, और साथ ही साथ वो अब कुछ दिनों में अब लोगों के बीच भी जाकर के अपनी बातों को रखने वाले। ये सभी चीजें जो नियोजित शिक्षकों से जो संबंधित है, जो बातें मुझे ज्ञात है, वो मैंने अभी आपके बीच में रखी है। अब इसके आधार पर उनका पक्ष कितना मजबूत है, क्या वो सही है, क्या जिस तरह से वो आंदोलन कर रहे हैं, जिस तरह से वो सत्याग्रह कर रहे हैं, उसमें क्या वो पूरी तरह से सही कार्य कर रहे हैं, क्या उनको ऐसे ही करने से उनका हल होगा, उनकी जो मांग है उसका, या फिर इस परीक्षा में उन्हें सम्मिलित हो जाना चाहिए। इस परीक्षा में जिस तरह से बीपीएससी के चेयरमैन ने जो उक्त बातें कही, उससे तो अब ये क्लियर हुआ कि यह जो परीक्षा है वो पूरी तरह से एक ओपन परीक्षा है और इसमें जो निर्धारित योग्यता जो प्राप्त करते हैं, जो रखते हैं, वो इस एग्जामिनेशन में शामिल हो सकते हैं। नियोजित शिक्षकों के संबंध में दो महत्वपूर्ण बातें थी, जो विज्ञापन को आपने देखा उससे ये क्लियर हो जाएगा। मैंने भी आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। उसमें उम्र सीमा की जो बाध्यता थी नियोजित शिक्षकों का, वो खत्म कर दिया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात हुई नियोजित शिक्षकों के लिए, जो 2012 से पहले जो बहाल नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए किसी तरह की पात्रता परीक्षा के लिए उनको बाध्य नहीं किया गया। उसमें जो 2012 से पहले बहाल हैं, उनके लिए दक्षता परीक्षा अनिवार्य किया गया है। यानी जो दक्षता परीक्षा में सफल हैं, वो इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि एग्जामिनेशन में अगर नियोजित शिक्षक बैठ जाते हैं तो उन्हें क्या लाभ मिलने जा रहा है, उनमें किनको लाभ होगा, किनको नुकसान होगा, इसके बारे में आज मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। और जो नियोजित शिक्षक की मांग है वो कितनी जायज है और सरकार को क्या चाहिए, मैं अपना पक्ष आपके बीच में रखूंगा। चूंकि मैं आपके लिए हमेशा वीडियोस लेकर के आता रहता हूं आपकी तैयारी से संबंधित, और इस तरह से सभी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसके ऊपर भी आपके साथ डिस्कशन करता हूं। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आपके साथ इस तरह के वीडियो शेयर करूं। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में पूरी चर्चा करते हैं हम लोग। लेकिन उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों रह गई बात, अगर नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में भाग लेते हैं तो 1 to 5 के जो शिक्षक इस परीक्षा में भाग लेंगे उन पर बात करते हैं। देखिए बेसिक क्या है जो इस विज्ञापन के थ्रू सामने आई है, जो इस परीक्षा में बैठेंगे, जो सफल होंगे, उन्हें जो प्राप्त होगा बेसिक, वो है 25,000। अब ये 25,000 जो बेसिक है, और एक तरफ नियोजित शिक्षकों को ले लीजिए जो 2006 से बहाल हैं, उन 1 to 5 के जो शिक्षक हैं उनका जो अभी बेसिक है वो लगभग 30,000 के है, करीब है। और जब जनवरी, ये देखिए जब ये बहाली प्रक्रिया चालू होगी तो बहाल होते होते जनवरी तो पार कर जाना एकदम निश्चित है। अब इसके आधार पर आप समझ जाइए कि उनका जो बेसिक हो जाएगा, जो नियोजित शिक्षक जो इस परीक्षा में भाग लेंगे, जो सफल हो जाएंगे, तो उनका जो बेसिक होगा वो लगभग 31,000 के करीब हो जाएगा।
अब बताइए 31,000 का जो बेसिक रखा गया है वो माध्यमिक के लिए रखा गया है और 32,000 10+2 के लिए रखा गया है। अगर वो बहाल होते हैं तो उनको 25,000 बेसिक पर अपना पूरा कार्य करना होगा और इसके आधार पर उन्हें जो प्राप्त होगी अभी के मुकाबले जो प्राप्त हो रही है उससे लगभग, अगर एक देखा जाए, अगर एक मोटे तौर पर देखा जाए तो लगभग 10,000 रुपए का नुकसान होने जा रहा है। तो क्या सिर्फ राजकर्मी का दर्जा प्राप्त होने के लिए, करने के लिए और एनपीएस में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए क्या 10,000 का नुकसान जायज है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो नियोजित शिक्षक आज अपनी मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल जायज है। दूसरी ओर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक की बात करें तो उसमें भी बहुत ऐसे जो शिक्षक हैं जो पहले से बहाल हैं, उनका जो बेसिक होगा लगभग यही होगा। तो उन्हें क्या फायदा हो रहा है? सिर्फ ये कहलाना कि अब ये राजकर्मी हो गए और राजकर्मी संबंधित जितने भी सुविधाएं हैं वो उन्हें प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो अभी उन्हें प्राप्त हो रहा है वह भी अभी नियोजित शिक्षकों के लिए पर्याप्त नहीं है और उससे भी नीचे आ जाना इस उम्र में, यानी कि करीब करीब जो 15 साल 20 साल दे चुके हैं अपने जीवन का, उनको फिर से 10,000 नीचे आ जाना कितना जायज है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और सरकार को इसको सुलझाना होगा, सरकार को इस पर अमल करना होगा और इसीलिए तो आज जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो आंदोलन कर रहे हैं और मैं समझता हूं उनका ये आंदोलन पूरी तरह से जायज है। अब देखिए, एक तरफ जो बात नियोजित शिक्षक कर रहे हैं कि उनको बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, किसी भी तरह की परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाए, उनकी जो ये मांग है अगर पूरी तरह से आप ध्यान दें, देखिए मैं ये वीडियो न सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए आपके बीच में रख रहा हूं बल्कि हर वो व्यक्ति जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हो, जो शिक्षा विभाग से ना जुड़ा हो, उनको भी ये बातें समझनी चाहिए कि अगर वो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में भाग लेते हैं और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जब दोनों ये परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो लगभग 10 लाख की संख्या होगी। एक उम्मीद की जा सकती है कि लगभग इतनी होगी, कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। सफल कितने होंगे? 1,70,000। अब इसमें कितने नियोजित होंगे, कितने शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, ये तो जब रिजल्ट सामने आएगा तब क्लियर होगा। हो सकता है कि 90% शिक्षक आ जाएं, हो सकता है कि 90% शिक्षक अभ्यर्थी आ जाए। तो इस स्थिति में दोनों को एक जबरदस्त नुकसान हो जाएगा और इन दोनों के साथ न्याय नहीं होगा। अब विचारणीय बात यह है कि जो नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और जो असफल होंगे वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएंगे। अब जो सफल होते हैं उनमें एक मानसिकता तो आ सकती है कि अब वो पूरी तरह से राजकर्मी हैं, अब उन्हें किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं रहेगा, समाज में अब एक प्रतिष्ठा मिल जाएगा। हो सकता है इस ख्याल से अगर वो पढ़ाने जाएं तो बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो असफल हो जाएंगे वो किस मानसिकता से बच्चों के बीच जाएंगे? वो एक असफल मानसिकता से बच्चों के बीच जाएंगे। अभी जो जिस तरह से वो बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं शायद उस तरह से शिक्षा वो ना दे पाए। तो सरकार की जो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ऊपर जो बहुत बड़ा फोकस है वो कितना कारगर होगा, ये पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि वो जो असफल शिक्षक हैं वो अब उस मानसिकता से नहीं पढ़ा पाएंगे जिस तरह से आज वो पढ़ा रहे हैं। अगर बात करें कि सरकार अगर परीक्षा ना ले और सबको राजकर्मी का दर्जा दे दे तो सभी के मन में इस तरह की मानसिकता जरूर आएगी। देखिए, इतने वर्षों से वो पढ़ा रहे हैं, अब एक तरफ सरकार इतने वर्षों से क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के ऊपर कार्य नहीं कर रही थी, ये प्रश्न तो जरूर उठता है। तो अगर सभी को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए बिना परीक्षा तो मेरे समझ से ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे कार्य हुए 34,540 जो शिक्षक बहाल हुए हैं उनसे परीक्षा नहीं लिया गया और पूरी तरह से राजकर्मी का दर्जा दिया गया। ये अलग बात है कि कोर्ट के आदेश के कारण ये चीज हुई, लेकिन सरकार के पास भी एक बहुत बड़ा पक्ष है इसको सही करने का।
दूसरी तरफ जो आप ये जान रहे हैं इससे क्या फायदा होगा, जो अभी इस एग्जामिनेशन को लेकर के जो हाई कोर्ट में केस दायर किया गया है, हो सकता है बहुत से केस ऐसा करने से बिल्कुल ही निरस्त हो जाए, उनका कोई यूज ही ना रहे, मतलब उनका उस केस का कोई वैल्यू ही ना रहे। सरकार इस मामले में एक जीत हासिल कर सकती है और इस एग्जामिनेशन को बेहतर तरीके से ले सकती है, और ये पूरी तरह से जो एग्जामिनेशन हो वो पूरी तरह से शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए हो, ना कि नियोजित शिक्षकों के लिए। अगर नियोजित शिक्षकों को इस परीक्षा में एक साथ सम्मिलित किया जाता है शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, तो कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा होगा, और नियोजित शिक्षक तो पहले से ही बहुत ज़्यादा हर कार्यों के लिए वो सड़क पर उतरते हैं, सत्याग्रह करते हैं, अपनी बातों को सरकार के समक्ष रखते हैं। सरकार कभी उनको उसका साथ मिलता है, कभी उनका साथ मिलता है, तो वो हमेशा से संघर्षरत है। तो इस संघर्ष को खत्म किया जा सकता है, और यह कौन कर सकती है? यह सरकार कर सकती है। सरकार सभी तरह के सवालों पर विराम लगा सकती है। बीपीएससी के चेयरमैन जो अतुल प्रसाद हैं, उन्होंने भी ये बातें कह दी हैं कि जो मामला सरकार का है वो आप सरकार से पूछें, हमें तो सिर्फ इस जो 1,70,000 पद हैं उस पर बहाली करनी है। अब नियोजित शिक्षकों का क्या होगा, क्या नहीं होगा, उनके लिए क्या है क्या नहीं है, ये आप सरकार से पूछिए। तो सरकार को इस पर स्टेप उठानी चाहिए, ये मेरा पक्ष है, क्योंकि सरकार चाहे तो नियोजित शिक्षकों को एक बेहतर इस तरह का विकल्प दे करके, या तो एक तरह से हो सकता है कि आप लगातार एग्जामिनेशन में पास होते जाएं और राजकर्मी का दर्जा लेते जाएं, और बिल्कुल ये डिपार्टमेंटल एग्जाम हो, जिस तरह से दक्षता परीक्षा सरकार ने ली थी, जो फेल हुए थे उनको मौका दी थी। इस तरह से राजकर्मी के लिए भी सरकार एग्जामिनेशन का आयोजन कर सकती है, अगर एग्जामिनेशन ही बाध्यता है राजकर्मी के दर्जा को प्राप्त करने के लिए। लेकिन मेरे समझ से ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए, क्योंकि इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में बढ़ावा ही होगा, कमी नहीं होगी। ये शिक्षक जो अभी बहुत सारे प्रेशर से काम करते हैं, आज ये सड़क पर हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, इनके पक्ष में बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, ये अपने बातों को रखने के लिए ये सभी तरह से जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, और आने वाले समय में ये लोगों से मिलेंगे। तो ऐसे किसी भी तरह के प्रयास की आवश्यकता ही नहीं होगी, और सरकार जो लक्ष्य है सरकार का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करना, उसमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सरकार ने ऐसे पहले किया भी है 34,540 वाले मामले में। तो मेरा ये पक्ष है, बाकी तो फिर सरकार इसके लिए स्वतंत्र है। अब सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन रह गई बात फॉर्म भरने की नियोजित शिक्षकों को, तो देखिए अभी जो स्थिति है 25,000 बेसिक, उस आधार पर तो मुझे नहीं लगता है कि वैसे शिक्षक जो 1 to 5 के लिए उन्हें ये फॉर्म फिल करना चाहिए। 6 to 8 के लिए तो बिल्कुल ही ऐसी स्थिति बन गई है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति हो गई है। अगर उनके पास 1 to 5 का सीटेट का या बीटेट का अगर सर्टिफिकेट है तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं, या फिर स्टेट का सर्टिफिकेट है, पेपर 1 पेपर 2 का अगर है तो इस आधार पर वो भर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सिर्फ 6 to 8 का या सीटेट का हो या फिर बिहार टीटी का जो सर्टिफिकेट है वो अगर वो एग्जामिनेशन पास किए हैं, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचता। उनके पास सिर्फ ऑप्शन ये बचता है कि नियोजित ही रहे। अब ये सभी चीज़ों को देख करके सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि नियोजित शिक्षकों को वो पूरी तरह से राजकर्मी का दर्जा बिना शर्त दे दे। मेरी यही आपसे आज इस वीडियो के माध्यम से जो आपके बीच में बातें रखनी थी मैंने रखा। दोस्तों आगे भी इस परीक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे, जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होगा, जो न्यूज़ होगा, उस पर डिस्कशन मैं आपके साथ लगातार करता रहूँगा, और इसकी तैयारी मैं मंडे से करवा रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो मुझे आपके बीच में रखना जरूरी था, इसलिए मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में रखा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं
या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।